हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंतर्गत अभी तक हमने 8 दिन हमें इसको कंप्लीट करते हुए हो गया है। आज हमारा 9वां दिन है। इसके अंतर्गत कंप्लीट करते हैं और चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और लॉर्ड विचार करें। इसके अंतर्गत आपका पहला कथन आता है कि लॉर्ड डफरिन ने एक रिपोर्ट तैयार की जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के निर्माण हेतु सहायक रही। फिर आता है आपका नेक्स्ट दूसरा आता है कि इसका लक्ष्य उन लोगों को परिषद में शामिल करना था जो बड़े स्तर पर लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता तथा प्रतिभा से प्रभावित कर सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन होगा, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह सी आएगा, क्योंकि इसमें दोनों कथन ही आपके सही हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में डफरिन प्लान को आधारित था, जिसमें प्रतिनिधित्व विस्तार पर बल दिया गया था। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है इसमें कि मेजर जनरल हैवलॉक, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर को पुनः कब्जे में ले लिया और उनकी लखनऊ में मृत्यु हुई। दूसरा आता है कि सर हेनरी लॉरेंस, जो कि कंपनी के निर्देशक थे, की मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य हैं कि मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस दोनों की मृत्यु 1857 में विद्रोह के दौरान लखनऊ में हुई थी। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य जिसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करना है। दूसरा ऑप्शन बी दिया गया है कि लोक लेखा समिति मुख्यतः गठन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी आता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। और ऑप्शन डी आता है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को द्वितीय कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि लोक लेखा समिति में आपके दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा से आपके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसके 7 सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यदि राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी को निलंबित करती है तो यह आवश्यक है कि वह 48 घंटों के अंदर केंद्र सरकार को सूचित करे। दूसरा कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं दोनों को उनके कार्यकाल में संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें से बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कथन है वह पहला सही है, क्योंकि पहला वाला कथन इसमें सही है। दूसरा आपका गलत है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 311 है वह केवल अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य की सिविल सेवाओं तथा केंद्र या राज्य के अधीन सिविल पदों पर आसीन अधिकारियों को ही कार्यकाल के संरक्षण प्रदान करती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कर भारतीय संघ के केवल राज्यों से संबंधित है। तो इसमें पहला आता है भूमि तथा भवन कर, दूसरा आता है खनिज अधिकारों पर कर, तीसरा आता है स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर और चौथा आता है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। तो इसके संदर्भ में बताना है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो कथन होगा वह पहला कथन सही होगा कि इसमें जो है इसमें 1, 2, 3 आपके कथन सही है, चौथा आपका गलत है, क्योंकि कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर संघ कर जो है वह संघ द्वारा लगाया जाता है और जब राज्य चाहे इस पर कर लगा सकती है और जब नहीं चाहे तो इस पर कर नहीं लगा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इलेगिस्टन आयोग प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को जोड़ने से संबंधित था। दूसरा कथन दिया गया है कि ली आयोग न्यायिक सुधारों से संबंधित था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो आपका बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन सही है कि ली आयोग जो है 1924 में प्रशासनिक सुधारों के लिए आया था, ना कि न्यायिक सुधारों के लिए। तो आपका पहला व दूसरा गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन आता है कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का केवल लक्ष्य है
पहला, सरकार की नीतियों तथा व्ययों का नियंत्रण। दूसरा, अधिकारियों के कार्यों की वैधता सुनिश्चित करना जिससे नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखा जा सके। तीसरा आता है कि लोक नियंत्रण के दायरे में सभी अधिकारियों को लाना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कथन है वह दूसरा अकेला इसमें सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, क्योंकि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का लक्ष्य सरकार की नीतियों एवं व्ययों पर नियंत्रण तथा लोक नियंत्रण के दायरे में सभी अधिकारियों को लाना नहीं होता है। तो इसके साथ ही आपका उत्तर ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, केवल बी सही है। अब आता है क्वेश्चन कि इसमें निम्नलिखित सम्मिलित करने के लिए कहा गया है, जिसमें सूची दी गई है। सूची 1 में भारत की समेकित निधि, दूसरे में धन विधेयक, तीसरे में वार्षिक वित्तीय विवरण और भारत की आकस्मिक निधि के बारे में है। तो इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आपकी जो भारत की समेकित निधि है वह आती है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। तो आपका कौन सा होगा, इसमें 266 के अंतर्गत आएगी तो तीसरा आएगा। फिर आता है धन विधेयक के संदर्भ में आपका अनुच्छेद 110 आता है। इसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत आपका 5th नंबर का आता है और भारत की आकस्मिक निधि में अनुच्छेद 267 आता है। तो इसके साथ ही आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की यह श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।